मेरे युवा मित्रों, आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने सफलता के लिए आवश्यक आदतों की बात की थी। हमने सफलता के लिए आदतें डालने की बात की थी। वे आदतें जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। हमने इस पर चर्चा की कि आदतें कैसे निर्मित होती हैं। हमने ध्यान की आदत पर चर्चा की कि इससे किस तरह हमारी तंत्रिकाएं परिपथ बनाती हैं, जिससे तंत्रिका परिपथ और व्यवहार बनते हैं। आज के एपिसोड में हम इसके आगे बढ़ेंगे। अगला विषय क्या है? इस बारे में पाठ्यक्रम का अगला विषय है अनचाही आदतों को कैसे बदलें। तो आज हमारे साथ अतिथि के रूप में हैं प्रख्यात श्री रविंद्र तेलंग। वे हार्टफुलनेस प्रशिक्षक हैं और 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे वर्तमान में सिक्किम सरकार के शिक्षा और गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं आदतों के इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता था। वो कौन सी आदतें हैं जो युवाओं को परेशान करती हैं? आज के आधुनिक युवा किन आदतों से संघर्ष कर रहे हैं जिन्हें वे दूर करना चाहते हैं? मैं उन्हें बुरी आदतें नहीं कहूँगा, बल्कि अवांछित आदतें कहूँगा। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जिन्हें युवा दूर करना चाहेंगे? मैंने जो पाया और महसूस किया वह यह है कि हर किसी को स्वयं ही यह तय करना होता है कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति के तौर पर मुझे लग सकता है कि इस तरह की आदत मेरे लिए अच्छी है और दूसरी तरह की आदत मेरे लिए बुरी है। तो मैं कैसे तय करूं? सबसे पहला सवाल यह आता है कि मैं कैसे तय करूं कि मुझे क्या हटाना है या क्या नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि किसी को भी पहले यह निर्णय लेना होगा, मैं किन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता हूं। यह सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात पर निर्भर करता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। और फिर यह समझना होगा कि मेरी जो भी आदतें हैं, क्या वे उन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में हैं या वे मुझे पीछे की ओर ले जा रही हैं। आमतौर पर हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि कुछ आदतें बहुत अच्छी नहीं होती। मान लीजिए हम शारीरिक क्षेत्र से शुरू करते हैं। इसलिए अगर कोई चीज़ मुझे अस्वस्थ बनाती है तो हर कोई स्वस्थ और खुश रहना चाहता है। मुझे लगता है कि बेशक यह हर किसी का लक्ष्य है। चलिए देखते हैं कि किस तरह की आदतें मेरा स्वास्थ्य खराब करती हैं और किस तरह की आदतें मेरे स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं, स्वास्थ्य अच्छा रखती है, क्योंकि यही खुशी की नींव है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। जैसा कि वे कहते हैं कि हम 3 बड़े ई के बारे में बात कर रहे हैं। पहले ई को हम एक्सरसाइज या व्यायाम के रूप में जानते हैं। दूसरा ई खाने की आदतों, ईटिंग हैबिट्स से संबंधित है। तीसरे ई को आपकी भावनात्मक आदतें, इमोशनल हैबिट्स कहते हैं। हम आम तौर पर व्यायाम और आहार को तो महत्व देते हैं, लेकिन हमारी भावनात्मक आदतों को बहुत कम महत्व देते हैं। और कहा जाता है कि भावना पर ध्यान न देना छिपा हुआ खतरा है। भावनात्मक आदतों, उन अवांछित भावनात्मक आदतों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहूंगा कि भावनाएं हमारे अस्तित्व का आवश्यक हिस्सा है। हम वास्तव में अपनी जीवन शक्ति को भावनाओं के माध्यम से महसूस करते हैं। इसलिए हर समय जब भी मैं महसूस करने की कोशिश कर रहा होता हूं, चाहे मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं या बुरा, या जो भी मैं महसूस कर रहा हूं, मैं अपनी भावनाओं के माध्यम से उस अनुभव से गुजरने की कोशिश करता हूं। इसलिए जब हम ऐसी आदतें बना लेते हैं जो उत्पादक नहीं होती, जब हम भावनाओं के एक पैटर्न में, अस्तित्व के एक पैटर्न में फंस जाते हैं, तब हम स्वतंत्रता का अनुभव करना बंद कर देते हैं। हम फंसा हुआ महसूस करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने इस बारे में विस्तार से बात की थी। हमने कहा था कि एक बार जब आदतों का चक्र किसी संकेत या उत्तेजना के माध्यम से सक्रिय हो जाता है तो पूरा तंत्रिका परिपथ ऑटो पायलट पर होता है। फिर ये आपके ख्याल में नहीं रहता। ये एक अनैच्छिक व्यवहार हो जाता है। ये एक अवचेतन व्यवहार बन जाता है। एक ट्रिगर आएगा, फिर एक लालसा होगी, उस ट्रिगर को पूरा करने का प्रलोभन होगा जो हमेशा आपके भीतर होता है। प्रलोभन आपके भीतर ही है। फिर प्रतिक्रिया आती है
और फिर पुरस्कार आता है, और इस तरह यह चक्र पूरा हो जाता है जो बार बार लंबे समय तक दोहराया जाता है। हम इस चक्र को कैसे तोड़ सकते हैं? अगर भावनाओं से संबंधित, मानसिक व्यवहार से संबंधित, किसी प्रवृत्ति से संबंधित कोई अवांछित प्रवृत्ति और पैटर्न है जो हमारे अवचेतन में गहराई से छिपा हुआ है, तो हम उससे कैसे निपट सकते हैं? हम उस चक्र में कैसे पहुंचे? बेशक, जैसा कि आपने उल्लेख किया है कि एक संकेत मिलेगा, एक लालसा होगी, एक लालसा, और फिर एक प्रतिक्रिया होगी और एक पुरस्कार होगा। हाँ, इस तरह सर्किट पूरा होगा और फिर सर्किट बार बार शुरू होगा। यदि हम इस बात पर थोड़ा गहराई से विचार करें कि यह चक्र कैसे बनता है, तो हम पाएंगे कि ऐसे चक्र का निर्माण सामान्य पसंद और नापसंद से शुरू होता है। हम में अपने पसंद के काम बार बार करने की प्रवृत्ति होती है और उस चीज से दूर रहने की भी प्रवृत्ति होती है जो हमें पसंद नहीं है, जिससे हम बचना चाहते हैं। हाँ, नापसंद करते हैं। हाँ, तो यह बहुत ही सरल बात है कि मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है या नापसंद है। वे हमारे सिस्टम में पैटर्न बनाते हैं। इसीलिए जब हम अपनी इन पसंद और नापसंदों के बारे में जागरूक होने में सक्षम होते हैं और हम उन सभी पसंद और नापसंदों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते हैं जो हमारी अवचेतन भावनाओं के माध्यम से हमारे व्यवहार को निर्देशित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ मुख्य बात यह है कि आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। पसंद और नापसंद होना ठीक है, लेकिन जब यह जुनून और नफरत के स्तर तक बढ़ जाती है तो समस्या खड्डिडिद्धि हो जाती है। तो इससे कैसे बचें? मैं सफाई का यह सरल तरीका सुझाऊंगा, जिसका अभ्यास शाम को करने पर यह हमारी चेतना पर भावनाओं के अत्यधिक भार से छुटकारा पाने में हमारी मदद करता है, ताकि जो भी अतिरिक्त है, जो भी जरूरी नहीं है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। वरना अगर हम उसे हटाए नहीं तो वह हमारे अवचेतन में जमा होता रहता है। आज वह चेतन में है, कल वह अवचेतन में चला जाएगा, परसों वह और गहराई में चला जाएगा और आपके भीतर जड़ें जमा लेगा, और फिर यह हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारे व्यवहार को निर्देशित करेगा। हाँ, जेम्स क्लियर की इस एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक को पढ़ते समय मुझे एक बहुत ही रोचक घटना का पता चला। उनका कहना है कि जब भी कोई इच्छा होती है, किसी खास प्रक्रिया, किसी खास काम, किसी खास लत के लिए कोई चाहत होती है, तो यह वह कार्य या प्रक्रिया नहीं होती जो हम उस समय कर रहे होते हैं, लेकिन यह हमारी आंतरिक स्थिति का ऐसा परिवर्तन है जिसे हम करना चाहते हैं। एक तरह से कोई भी आदत जो शुरू होने जा रही है वह हमारी आत्मा की एक गलत दिशा में जाने वाली इच्छा है, या हम जो भी शब्द इस्तेमाल करें। हमारे अंदर उपस्थित जीवन शक्ति जो हमें शांति, संतुष्टि या खुशी देती है, जब हम उससे विमुख हो जाते हैं तो जो भी अन्य इच्छाएं हम करना चाहते हैं वे एक गलत दिशा में जाने वाली इच्छा होती है और हम उनमें फंस जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मैं फिर से आपको उद्देश्य और लक्ष्य के विचार पर वापस ले आता हूं। गहरे स्तर पर हम सभी आनंद चाहते हैं, हम सभी खुश रहना चाहते हैं। यह हमारा सबसे गहरा स्तर है। मैं क्या कहूं, यहां कोई भी इच्छा नहीं होती। यह हमारी होने की स्थिति है, अस्तित्व की स्थिति, हमारे होने की स्वाभाविक अवस्था। ये एक डिफॉल्ट है, ये एक डिफॉल्ट अवस्था है। लेकिन चूंकि हम उस डिफॉल्ट अवस्था से दूर चले आए हैं, हम कुछ ऐसा करके उस विचलन की भरपाई करने की कोशिश करते हैं जो हमें लगता है कि उस विचलन की पर्याप्त भरपाई करेगा। तो हम चीज़ों में उलझ जाते हैं और असली उद्देश्य या सच्ची आकांक्षा को पहचानने में गलती करते हैं, जो हमारी आंतरिक आकांक्षा है, और उसके बारे में सोचते हैं कि यह अंतर किसी ऐसी चीज़ से भर जाएगा जो मेरे लिए बाहरी है, इसलिए मैं उन चीज़ों को करने की कोशिश करता हूँ। एक समय था जब युवा खेल कूद में लगे रहते थे, जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन एक समय ऐसा भी है जब ध्यान संबंधी अभ्यासों में समय दिया जाना चाहिए, जो आपकी मानसिक मांसपेशियों का निर्माण करते हैं और जो आपके नैतिक तंतुओं का निर्माण करते हैं। और आप उस तरह के व्यायामशाला में जाना चाहेंगे जहां आपकी मानसिक मांसपेशियां मजबूत हों, जहां आपकी आदतें आपके लक्ष्य की ओर सही दिशा में हों। तो हाँ, आत्म जागरूकता मदद करती है,
और विशेष रूप से यह हार्टफुलनेस ध्यान बहुत बड़ी मदद करता है, जो आदतों पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाता है। मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि जागरूकता ही कुंजी है। जागरूकता कुंजी इसलिए है कि मुझे अपने स्वयं के बारे में, अपनी स्वयं की विचार प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक होना चाहिए। मुझे अपनी पसंद और नापसंद के बारे में जागरूक होना चाहिए। मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं किसी विशेष परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करता हूं, और फिर मुझे इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करने में सक्षम होना चाहिए, जिसे मैं आत्मनिरीक्षण कहूंगा, जिसमें मैं देखूंगा कि ओह, मैं इस तरह से व्यवहार कर रहा हूं, लेकिन मुझे इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। जब इस प्रकार के चिंतनशील अभ्यास आपको वह अतिरिक्त समय या अतिरिक्त शक्ति प्रदान करते हैं जिससे आप स्वयं का आलोचनात्मक विश्लेषण कर पाते हैं और यह पहचान पाते हैं कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, यह मुझे संतुलन के सवाल पर भी ले आता है। अब संतुलन के बिना कोई वास्तव में जीवन का आनंद नहीं ले सकता। एक आदत जिससे न केवल युवा बल्कि वयस्क भी जूझ रहे हैं, कॉरपोरेट लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, वह है नींद की कमी। हाँ, इस आधुनिक दुनिया में जहां लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं, काम और जीवन का संतुलन कहाँ मिलेगा? ऐसा लगता है कि काम का दबाव बहुत ज्यादा है। ये नींद की कमी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल रही है, और हम नींद के जरिए अपने स्वास्थ्य को कैसे बहाल कर सकते हैं, जो कि हमारी जीवन शैली में स्वाभाविक रूप से शामिल सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है और जिसे बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त किया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि नींद आपके स्वास्थ्य की कुंजी है। जब तक आप रात को अच्छी नींद नहीं लेते, तब तक आप अगले दिन उसी ऊर्जा स्तर पर वापस नहीं आ सकते जो आप पिछले दिन थे, क्योंकि नींद आपकी ऊर्जा को बहाल करती है। नींद आपकी बैटरी या ऊर्जा स्रोत को चार्ज करने का एक तरीका है। जी हाँ, इसलिए जब तक आप अपनी बैटरी को चार्ज नहीं करेंगे, तब तक आप लंबे समय तक एक ही जीवन शैली को बनाए नहीं रख पाएंगे। इसलिए अच्छी सेहत के लिए नींद का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि नींद में बहुत से काम होते हैं। आपका मस्तिष्क रात भर काम करता है ताकि चीज़ों को छांट सके। आज आधुनिक कंप्यूटर युग में हम जानते हैं कि कंप्यूटर हर समय प्राथमिकता तय करता है, छांटता है, उन फाइलों को व्यवस्थित करता है जिनकी ज़रूरत नहीं है, उन फाइलों को सबसे ऊपर रखता है जो आपके डेस्कटॉप पर होनी चाहिए, और अन्य फाइलों को भी, यानी पूरी संरचना को व्यवस्थित करता है। तो ये सब व्यवस्था रात में होती है, जब हम सो रहे होते हैं। हमारा मस्तिष्क नामक सुपर कंप्यूटर हमारी विचार प्रक्रिया, हमारी प्राथमिकताओं, हम क्या चाहते हैं, क्या किया जाना चाहिए, इन सब को सोते समय व्यवस्थित करता है। रात के समय हमारा मस्तिष्क उन सभी कार्यों को प्राथमिकता देता है। इसलिए जब तक हम मस्तिष्क को इतना समय नहीं देते, तब तक हमारी सारी सोच उलझी हुई रहेगी और हम ठीक से सो नहीं पाएंगे। इसीलिए जब हम रात को सोते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो मस्तिष्क मेरुद्रव होता है, वह हमारे मस्तिष्क की सफाई करता है, क्योंकि मस्तिष्क में कोई रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। इसलिए इस सफाई के बिना शारीरिक स्तर पर हमारी विचार प्रक्रिया उलझी हुई होगी, हम चीज़ों के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं सोच पाएंगे। इसलिए नींद हमारे स्वास्थ्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसे प्रकृति का बुद्धिमत्तापूर्ण डिजाइन भी कहा जाता है। वयस्कों के लिए 8 घंटे की अच्छी नींद की सलाह दी जाती है। इसलिए बिस्तर पर जाने से ठीक पहले हम चिंतनशील मन की स्थिति में होते हैं, जिससे मस्तिष्क की गतिविधि धीमी हो जाती है। हम चिंतन की स्थिति में चले जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं, और इससे हमारा मानसिक बोझ उतर जाता है। इससे अपराध बोध का वह बड़ा बोझ उतर जाता है जो शायद मैं ढो रहा था, और इससे मेरा विवेक भी शुद्ध हो जाता है। हाँ, और फिर यह मुझे रात को अच्छी नींद के लिए तैयार करता है। तो सबसे पहले क्षमा मांगने की अवस्था है। दूसरी अवस्था कृतज्ञता की है। मैं अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी हो सकता हूँ और महसूस कर सकता हूँ कि जो कुछ भी मुझे मिल रहा है वह उससे कहीं अधिक है, जिसका मैं वास्तव में हकदार हूँ। और यह बिना किसी अपवाद बाकी सभी के लिए भी सच है, यानी यह सभी के लिए सच है। और फिर क्षमा मांगने के बाद कृतज्ञता से भरे दिल के साथ खालीपन की स्थिति में आकर जब हम सोते हैं,
तो नींद की गुणवत्ता बदल जाएगी। कहा जाता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा अवचेतन मन काम करता है, और यह सबसे अच्छा है कि हम अपने अवचेतन मन में जो आखिरी विचार डालते हैं वह ठीक उस समय हो जब हम सोने जा रहे हों, और यही वह समय है जब हम सबसे ज़्यादा सुझाव को ग्रहण करने की अवस्था में होते हैं। आपका अवचेतन मन सबसे ज़्यादा सुझाव को ग्रहण करने की अवस्था में होता है। हम जो कुछ भी वहाँ रख रहे हैं वह सुबह अंकुरित होने वाला है। हाँ, मेरा मतलब है कि आपने इसे बहुत खूबसूरती से रखा है, क्योंकि उस समय अवचेतन मन चेतन मन के लिए सुलभ होता है। हाँ, आधी नींद की अवस्था में हमारा मन शांत हो चुका होता है और रात भी गहरी हो चुकी होती है। अब हम देखते हैं कि अवचेतन मन सुझावों के लिए अधिक से अधिक खुला हुआ होता है। सुझावों के लिए अभी पिछले एपिसोड में हमने दिल से जीने के सिद्धांतों के बारे में भी जाना है। ARN मनी, बट नॉट दैट एवरीवन नोज हाउ टू स्पेंड मनी। आप में से कुछ लोग अपनी सुविधा और फुर्सत के समय इसे फिर से देखना चाहेंगे। एक और बात जिस पर हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे वह है वित्तीय आदतें। पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ है और हमारे बहुत से युवा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हर कोई नहीं जानता कि पैसे कैसे खर्च करें। हाँ, खर्च करने, कमाने और निवेश करने, इन सब के मामले में अच्छी वित्तीय आदत कैसे विकसित करें। हाँ, दरअसल संयोग से मैं अभी साइकोलॉजी ऑफ मनी नामक पुस्तक पढ़ रहा था, और यह आपको अमीर बनने के बारे में बहुत सारी जानकारी देती है। क्योंकि हम सभी पैसा कमाना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे अमीर लोगों के पैटर्न बताए हैं जो बुद्धिमानी से निवेश करके अमीर बने। क्योंकि जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि पैसे का कोई स्थिर मूल्य नहीं है। पैसा धन नहीं है, यह सिर्फ लेन देन का एक तरीका है। ये एक वस्तु विनिमय है। इसलिए हम पैसे को जो मूल्य देते हैं वह समय पर निर्भर करता है। हाँ, पैसे का एक सामयिक मूल्य होता है। सामयिक मूल्य या तो आपका पैसा समय के साथ घटेगा या समय के साथ बढ़ेगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने पैसे का उपयोग कैसे करते हैं। इसलिए एक अच्छी आदत है निवेश करना, है ना? और निवेश लाभ कमाने या तुरंत फायदा उठाने के लिए नहीं, बल्कि इसे धीरे धीरे परिपक्व होने देने के लिए करें और इसे खत्म न होने दें। क्योंकि अगर आप निवेश नहीं करते हैं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, मुद्रास्फीति आपके पैसे को खा जाएगी। हाँ, तो यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि पैसे से मुझे जो करना आवश्यक है उसे प्राथमिकता देने में सक्षम होना चाहिए। अगर मैंने अपने पैसे से क्या करना है इसकी प्राथमिकता तय नहीं की है तो मेरा ज़्यादातर पैसा ऐसे खर्चों में चला जाएगा जिसकी मैंने योजना नहीं बनाई है, यानी अनियोजित खर्च में। व्यर्थ खर्च होंगे। हाँ, अगर मैंने अपने निवेश और व्यय की योजना नहीं बनाई है। हाँ, इसलिए अगर आप मात्रा का निर्धारण नहीं करते हैं, व्यक्तिगत बजट नहीं बनाते हैं, तो आप इसका ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हैं। इसलिए अगर आपके पास हर चीज़ के लिए बजट है, यहाँ तक कि अपनी खरीदारी के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए और बेशक अपने शौक़ के लिए भी। मेरा उदाहरण लेते हैं, मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है, तो मैं तय करूँगा कि मैं हर महीने एक किताब खरीदूँगा, या फिर इतनी रकम किताबें खरीदने के लिए मेरा बजट है, क्योंकि यह भी एक निवेश है। यह ज्ञान में निवेश है। इसलिए अपने वित्त की योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, हमें हर चीज़ को मापने की ज़रूरत है। हम जो भी निवेश करना चाहते हैं उसमें अपना बजट आवंटित करने की ज़रूरत है, और फिर अगर कुछ बदलाव, कुछ विचलन है तो हम उनका हिसाब लगा सकते हैं। ये मुझे ये भी याद दिलाता है कि सब कुछ एक संसाधन है ना? हाँ, पैसा एक संसाधन है, समय एक संसाधन है, स्वास्थ्य एक संसाधन है। हमें इन संसाधनों का उपयोग अपने फायदे के लिए करना सीखना होगा। अगर हम समय समय पर इन संसाधनों का उपयोग अपने फायदे के लिए नहीं करेंगे तो ये संसाधन भी हमारे लिए बोझ बन जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, उदाहरण के लिए समय को लेते हैं। समय बहुत बद्धा संसाधन है, इसी प्रकार धन है। धन भी बहुत बद्धा संसाधन है ना? अगर मैं इस संसाधन का उपयोग स्वयं को समृद्ध बनाने के लिए नहीं करता हूँ, धनी होने के अर्थ में नहीं, बल्कि संपत्ति के रूप में, आत्मविकास के रूप में, एक बेहतर प्राणी, बेहतर व्यक्ति बनने और विकसित होने के लिए, तो मुझे इन संसाधनों का उपयोग हर दिन बेहतर और बेहतर बनते जाने के लिए करना चाहिए।
अगर मैं समय समय पर ऐसा न करूं तो ये भी बंधन बन सकते हैं। हमने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो धनी हैं, लेकिन अपनी धन संपत्ति के कारण उन्होंने ऐसी आदतें बना ली जो उनके लिए अच्छी नहीं थीं, और इन आदतों के ही कारण अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। उन आदतों के कारण तो जो धन उनके लिए ऊंचे उठने का संसाधन बनना चाहिए था, वही उनके गिरने का कारण बन गया। हार्टफुलनेस के वैश्विक मार्गदर्शक की ओर से इसके बारे में एक मार्गदर्शन था। उन्होंने कहा था कि जब घटना घट जाती है तो हर मूर्ख समझदार हो जाता है। कुछ हो जाने के बाद वह समझदार बनता है, तब वह पीछे मुड़ कर देखता है और समझदार बन सकता है। ठीक है, पीछे देखकर, लेकिन हम आगे देखते हुए ही समझदार बनना चाहते हैं। इसलिए हम में चीज़ों को पहले ही देख पाने की क्षमता होनी चाहिए, और यही वह क्षमता है जो हमारी चिंतनशील अभ्यासों द्वारा मिलती है। ये हमें बताती है कि अगर मैं यह निवेश इस विशेष तरीके से करूँगा तो ये अच्छा चुनाव नहीं होगा। तो अगर मुझ में ये दूरदर्शिता आ जाती है, ये पूर्व चेतावनी मिल जाती है, तो इससे मुझे मदद मिलेगी। तो मुझे केवल विशेषज्ञों की बात पर और जो कुछ चल रहा है उस पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। वह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अंततः सही निर्णय लेने में दूरदृष्टि ही मेरी मदद करेगी। सही है। हम यह भी कहना चाहते हैं कि व्यायाम भी बहुत ही ज़रूरी है। आधुनिक पीढ़ी और हम लोग भी ज़्यादातर समय बैठकर ही कार्य करते हैं, और इसका भी हम पर बुरा असर हो रहा है। इससे हमारा वज़न बढ़ रहा है, हमारे हृदय पर बहुत दबाव पड़ रहा है, और हम कोई शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं। देखिए, व्यायाम भी आपके स्वास्थ्य के लिए निवेश है। अगर हम इस दृष्टि से देखें तो व्यायाम का हर मिनट वास्तव में हमारे जीवन का समय बढ़ा रहा है। इसलिए उचित व्यायाम करके आप अतिरिक्त समय प्राप्त कर रहे हैं। ज़्यादातर समय हम सोचते हैं कि हमारे पास व्यायाम करने के लिए समय नहीं है। ज़्यादातर समय हम सोचते हैं कि हमारे पास ध्यान करने के लिए समय नहीं है, लेकिन ये सब निवेश हैं जो आपको ज़्यादा समय देंगे। इसलिए जब तक हम इस सच्चाई को नहीं समझ लेते, हम इन चीज़ों में समय नहीं लगाएंगे। इसीलिए आज के युवाओं के लिए यह सत्य समझना आवश्यक है कि स्वयं के लिए, अपने भौतिक अस्तित्व के लिए, अपने मानसिक अस्तित्व के लिए, अपने भावनात्मक अस्तित्व के लिए समय देना आपके अस्तित्व, आपकी खुशी और आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम यह समझ जाते हैं तो हम प्राथमिकता तय कर लेते हैं। तो सबसे पहले यह एहसास होना चाहिए कि हाँ, मुझे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए समय देने की ज़रूरत है। मेरे लिए यह समय की बर्बादी नहीं है, अंततः यह मुझे लाभ पहुंचाने वाला है। हाँ, मैं अपने अस्पताल के खर्चों में कटौती करने जा रहा हूँ। तो अब मैं एक आखिरी आदत की बात करता हूँ जो आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है व्यसन। हम इन व्यसनों पर श्रेणियों में नहीं बल्कि व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। हमारे युवा, यहाँ तक कि वयस्क भी कई तरह की लतों में लिप्त हैं। कई तरह की नशीली दवाओं की लत, हर तरह की चीज़ें। हम इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? हम उन पर कैसे नज़र रख सकते हैं? तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, सब कुछ पसंद और नापसंद की साधारण चीज़ों से शुरू होता है। हाँ, अब पसंद और जुनून के बीच की एक यात्रा है। हाँ, नापसंदगी और नफ़रत के बीच एक यात्रा है। अब हमें देखना है कि क्या हम उस यात्रा में उल्टी दिशा में जा रहे हैं, जहाँ मेरी पसंद मेरा जुनून बन जाती है, मेरी नापसंदगी मेरी नफ़रत बन जाती है। इसीलिए इसे इस हद तक सीमित या विनियमित किया जाना चाहिए कि पसंद और नापसंद सिर्फ पसंद और नापसंद ही रहें। वे जुनून भरी ताकतों में न बदल जाएं जो हमारे व्यवहार को निर्देशित करने लगें। हाँ, और मैं कहूँगा कि अभ्यास, चिंतनशील अभ्यास, इस विपरीत दिशा में जाने के खिलाफ एक टीका है। यह एक प्रतिकारक है। यह इस गलत दिशा में जाने को रोकने वाला है। तो यही कुंजी है। अब अगर हम इस बात को जान लें कि हम किस अवस्था में हैं, तो हम अपने चिंतनशील अभ्यासों से अपनी प्रगति भी देख सकते हैं कि क्या मैं अपनी अवांछित, अनचाही आदतों की कैद से मुक्त हो रहा हूँ। अवांछित आदतें और मेरे जुनून, मेरी नफरत, मेरे पूर्वाग्रह, क्या मैं इनसे छुटकारा पा रहा हूँ? बढ़िया। तो ये हमें हार्टफुलनेस के दो महत्वपूर्ण अभ्यासों तक ले आता है जो असली प्रतिकारक हैं। उनमें से पहली आदत है
नियमित रूप से हार्टफुलनेस ध्यान करना। ध्यान की आदत पहली आदत है जो सभी अवांछित आदतों का प्रतिकार करती है। रोकथाम के लिए ध्यान शुरू करना मदद करेगा, लेकिन सक्रिय देखभाल के लिए जो आदत बन चुकी है उसको दूर करने के लिए हार्टफुलनेस सफाई ही हमारी मदद करती है। हार्टफुलनेस सफाई एक प्रभावी अभ्यास है जो उन प्रवृत्तियों को जड़ से खत्म कर देता है। कमलेश डी पटेल और जोशुआ पोलाक द्वारा लिखित हार्टफुलनेस वे पुस्तक में वे कहते हैं कि कुछ मूल कारण होते हैं और कुछ समीपवर्ती कारण होते हैं। इसलिए जब तक मेरे भीतर कोई प्रलोभन नहीं होगा, मैं समीपवर्ती कारण पर प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। इसलिए अगर वह बीज और प्रवृत्ति मुझ में बिल्कुल भी नहीं है तो मैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, मैं प्रत्युत्तर दूंगा। और उन बीजों को कैसे हटाया जाता है? बीजों को हार्टफुलनेस सफाई के माध्यम से हटाया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बुरी आदतों को हटाने के लिए, अवांछित आदतों को हटाने के लिए हमारे पास हार्टफुलनेस सफाई नामक एक अभ्यास है जिसका आप हर दिन प्रयोग कर सकते हैं। जब आपका दिन भर का काम खत्म हो जाए तो आप 20 से 30 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप 10 मिनट से शुरू कर सकते हैं। आपको हार्टफुलनेस सफाई के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। निर्देशों का पालन करें और जुड़े रहें। दिन भर में एकत्रित हुए सभी संस्कारों को हटाने के इरादे से आरामदायक स्थिति में बैठें। आरामदायक स्थिति में इस इरादे के साथ बैठें कि हम दिन भर में जमा हुई सभी छापों को हटा रहे हैं। आराम से बैठें और अपनी आंखें हल्के से और धीरे से बंद कर लें। कल्पना करें कि आपके शरीर में जो भी अशुद्धियां और जटिलताएं हैं आपके ऊपरी शरीर के पीछे की ओर जा रही है। अब कल्पना कीजिए कि अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर निकलने लगी हैं। आपके सिर के पीछे से शुरू होते हुए आपके ऊपरी शरीर के पीछे से धीरे धीरे आपके सिर के पीछे से और आपकी गर्दन के पीछे से धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है। अशुद्धियां और जटिलताएं अब दूर होती जा रही हैं। आपके कंधों के पीछे से वे धुएं के रूप में बह रही हैं और अब आपकी ऊपरी पीठ और निचली पीठ से आपके पूरे ऊपरी शरीर के पीछे से अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर बह रही हैं। आपके पूरे ऊपरी शरीर के पीछे से अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर बह रही हैं। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे तेज करें। अपने सिर और अपनी गर्दन के पीछे से इस प्रवाह को तेज करें। कल्पना करें कि जटिलताएं और अशुद्धियां तेजी से बाहर निकलती जा रही हैं। आपके कंधों के पीछे से, आपकी ऊपरी पीठ से और आपकी निचली पीठ से, आपके पूरे ऊपरी शरीर के पीछे से अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर बह रही हैं। कल्पना कीजिए कि धुएं का प्रवाह तेज होता जा रहा है। सारी अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में शरीर से बाहर जा रही हैं। आपके सिर के पीछे से, आपकी गर्दन के पीछे से, आपके कंधों के पीछे से, आपकी ऊपरी पीठ और निचली पीठ से, आपके पूरे ऊपरी शरीर से अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर बह रही हैं। आपके पूरे ऊपरी शरीर के पीछे से अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर बह रही हैं। यह प्रक्रिया और तेज होती जा रही है। सारी अशुद्धियां और जटिलताएं आपके शरीर से धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं। आपके सिर के पीछे से, आपकी गर्दन के पीछे से, आपके कंधों के पीछे से, आपकी ऊपरी पीठ और निचली पीठ के पीछे से जैसे जैसे अशुद्धियां आपके सिस्टम से बाहर निकल रही हैं, वैसे वैसे स्वयं को हल्का होता हुआ महसूस करें। कल्पना कीजिए कि धुएं का प्रवाह धीरे धीरे कम हो रहा है। महसूस करें कि सभी अशुद्धियां और जटिलताएं अब शरीर से बाहर जा चुकी हैं। अब हम प्रक्रिया का दूसरा भाग शुरू करने के लिए तैयार हैं। पवित्रता की एक धारा की कल्पना करें जो इस सकल सृष्टि के स्रोत से आ रही है और सामने से आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। यह धारा आपके हृदय में प्रवाहित हो रही है और आपके पूरे सिस्टम में फैल रही है। शरीर का कण कण उसमें संतृप्त हो रहा है। कल्पना कीजिए कि अपने शरीर का प्रत्येक कण हल्कापन और सरलता व्यक्त कर रहा है। कल्पना कीजिए कि आप
अधिक संतुलित स्थिति में आ गए हैं। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें।